हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक आरओपी या जेर अटकना जिसे कहते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में रहने वाला है। दोस्तों, ये टॉपिक फार्मर्स के लिए और प्रैक्टिशनर के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है। दोनों को इसका बराबर फायदा होगा। आप इसमें लास्ट तक बने रहें, पूरे टॉपिक को अच्छे से सुने और इससे अपने पशु में जो आरओपी की प्रॉब्लम आती है उससे उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे जरूर ही फायदा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात की जाए तो आरओपी क्या होता है। आरओपी एनिमल जब 24 आवर्स तक यानी कि ब्याने के बाद 24 घंटे तक जब प्लेसेंटा नहीं डालता है, जेर को नहीं डालता है, तो उसे आरओपी कहते हैं। उसे इस प्रॉब्लम के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत कब होगी? जब पशु को ब्याने के बाद 6 घंटे हो जाते हैं, तो 6 घंटे के बाद आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि इसने अभी तक जेर नहीं डाल लिया है, तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई अभी से शुरू करते हैं, ताकि हम उसमें अप्रोच ठीक से ले सके और पशु मालिक को इससे कोई हर्ज भी ना हो और पशु भी ठीक रहे। तो इसमें क्या क्या रीजंस रहते हैं, एक बार पहले उन पर हम गौर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रीजंस की, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो इसमें सबसे मेन जो कारण रहता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहती है। इसमें विटामिन ई और सेलेनियम ये मेन न्यूट्रिएंट हैं जिनकी डेफिशिएंसी से पशु जेर नहीं डालता है। इसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी भी इसके अंदर मेन कारण रहता है। हालांकि आयोडीन की डेफिशिएंसी की तरफ लोग कम गौर कर पाते हैं, लेकिन ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पशु स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा जन्म देने में वो लेट करता है। इसके अलावा वो जेर डालने में उसको दिक्कत होती है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए तो डिस्टोकिया यानी कि डिफिकल्ट बर्थ जो होगा, डिफिकल्ट काविंग जो होगी, वो भी एक रीजन रहता है। यानी आपके पशु को ब्याते वक्त जो है बच्चा अंदर किसी तरीके से उल्टा हो गया है, या फिर कोई भी ऐसा कारण है कि वो उसको नेचुरली जन्म नहीं दे पा रहा है, तो उसके बाद अगर आप उसको असिस्टेड डिलीवरी करवाते हैं, यानी तो उससे पशु के अंदर सोजिश आ जाती है और वही सोजिश जो है पशु की जेर को अंदर रोक लेती है, उसको बाहर नहीं आने देती। इसके अलावा कई बार ट्विन काव्स यानी कि एक से ज्यादा अगर बच्चे रहेंगे, तो उस कंडीशन में भी जेर रुक जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर पशु में है, तो उसकी वजह से भी जेर नहीं डाल पाता पशु, यानी कि उसके शरीर के अंदर पूरी मात्रा में हार्मोन नहीं बन पा रहे हैं, या जैसे आपने देखा होगा कई बार पशु ब्याने के बाद दूध नहीं उतारता, अगर उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन पूरी मात्रा में नहीं बन पा रहा है, तो या उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में भी वो जेर नहीं डालेगा। इसके अलावा पशु के अगर मेट्राइटिस जैसे इन्फेक्शन उसके बच्चेदानी में अगर है, तो उससे भी अंदर सोजिश होगी और उस सोजिश की वजह से वो जेर नहीं डाल पाएगा। इसके अलावा कई बार पशु टाइम से पहले बच्चे को डाल देता है, प्री मैच्योर बर्थ जिसको बोलते हैं, तो उस केस में भी वो जेर नहीं डालता है। पशु को आपने ब्याने से पहले बहुत ज्यादा खिला दिया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा मोटा हो गया है, और उस मोटापे की वजह से भी पशु का जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो होता है, और उस वजह से भी वो जेर नहीं डालता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती एक रहती है फार्मर के द्वारा, वो ये रहती है कि पशु के ब्याने के बाद वो लंबे समय तक ये वेट करता है कि जब ये जेर डालेगा तो उसके बाद इसकी फर्स्ट मिल्किंग होगी। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है और नॉर्मली सभी पशुपालक भाई इसको करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि पशु के ब्याने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर उसका दूध आप थोड़ी मात्रा में निकालिए और बच्चे को पिलाइए। जब आप दूध को निकालेंगे, तो पशु के शरीर में जो है आप उसके दिमाग में सिग्नल जाएंगे, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जेर को डालने में ऑक्सीटोसिन ही सबसे ज्यादा सहायक है। तो अगर आप दूध नहीं निकालेंगे, एक तो वो दूध की वजह से स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आने से पशु बैठने में भी उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको शुरू में ब्याने के तुरंत बाद 1 से 2 घंटे के अंदर उसका दूध निकाल लेना चाहिए। थोड़ी मात्रा में निकालिए, ज्यादा मत निकालिए, लेकिन आप इतना जरूर निकालिए कि उसका स्ट्रेस रिलीव हो। आप सभी के सभी जो टीट्स रहते हैं उसमें से लगभग 10 से 20% तक दूध आप निकाल लीजिए। उससे आप देखेंगे कि जेर रुकने की समस्या काफी हद तक डेयरीज के अंदर, या फिर जो 1-2 पशु भी रखते हैं, वो लोग भी ये चीज महसूस करेंगे कि ये समस्या कुछ हद तक कम हुई है। दोस्तों, अगर पशु की जेर रुक गई है,
तो फार्मर का जनरली सवाल ये रहता है कि क्या हमें उसे हाथ से निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर हालाँकि बायस्ड है ये चीज़, लोग और सभी की अलग-अलग इसके ऊपर राय है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको ज़रूर ही इसके जेर को हाथ से निकलवा देना चाहिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये भी है कि आप उसको शुरू के 20 घंटे तक जो भी ट्रीटमेंट आपका प्रैक्टिशनर दे रहा है या आपको पता है, वो आप दीजिए। उसमें इंजेक्शन है, उसके अंदर यूट्रिन टॉनिक है, उसके अंदर अलग-अलग दवाई है, आप दीजिए। अगर उसके बाद भी वो जेर नहीं डाल रहा है और उसको 24 घंटे हो चुके हैं, तो काविंग के 24 घंटे के अंदर-अंदर उसकी आप जेर को अगर हाथ से निकलवाएँगे, तो पशु को प्रॉब्लम नहीं होगी, और होगी तो इस हद तक नहीं होगी जो आप उसको 48 या 36 घंटे के बाद अगर निकलवाते हैं, तो जब जो प्रॉब्लम तब होती है वो उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जेर निकालने के लिए आपके पास डॉक्टर आएगा या प्रैक्टिशनर आएगा या कोई भी आदमी आएगा, उसका एक्सपर्ट होना भी इस चीज़ के अंदर ज़रूरी है। उसकी एक्सपर्टीज़ अगर इस चीज़ में है, तो आप पाएँगे कि ये केस बेहतरीन रूप से सॉल्व किया जा सकता है। जेर निकालने के कई तरीके हैं, मैनुअली उसको बच्चादानी में हाथ डाल के भी निकाला जा सकता है, या फिर अगर वो काफ़ी मात्रा में बाहर आ गई है, थोड़ी अंदर है, तो उसको स्टिक्स के ऊपर भी आप लपेट के और आराम-आराम से निकाल सकते हैं। स्टिक्स के ऊपर अगर आप जेर को निकालते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी सेफ प्रोसेस है। इसमें आप देखिए कि उसको बिल्कुल भी झटका ना लगाया जाए। अगर आप स्टिक्स के ऊपर जेर को लपेट रखा आपने और आप वहाँ पर फ़ोर्स ज़्यादा लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि पशु को इससे प्रॉब्लम होगी। साथ में आपके फ़ोर्स लगाने से उसको प्रोलैप्स की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो जेर है वो बीच में टूट भी सकती है। तो फ़ोर्स बिल्कुल ना लगाएँ और जेर को आराम-आराम से मध्यम गति से उसको बाहर निकालें। इससे वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी, और उसके बाद आप चाहे आपने वो हाथ डाल के निकलवाई है या फिर वो स्टिक के द्वारा निकलवाई है, उसके बाद आप उसको लोकली यानी कि उसको इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस इंजेक्शन भी दिलवाएँ, साथ में उसका इंट्रायूट्राइन थेरेपी भी ज़रूर करवाएँ। अ, बात की जाए तो इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए फार्मर की जेर के मामले में, तो इसको हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक बच्चा देने से पहले और एक बच्चा देने के बाद। बच्चा देने से पहले अगर बात की जाए दोस्तों, तो पशु को लास्ट 2 मंथ में, यानी अगर गाय है तो उसको 8वें 9वें महीने में, और अगर भैंस है तो उसको 9वें और 10वें महीने में हैवी राशन आप बिल्कुल ना दें। उसकी डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड आपको रखनी है। उसको ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सूखे चारे के ऊपर आप शिफ्ट करें, क्योंकि अगर आप उसको हरा चारा दे रहे हैं या वो चारा दे रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, तो वो पशु को फिर आगे चलकर आरओपी की भी समस्या करेगा, और इससे प्रोलैप्स की भी समस्या पशु को आने वाली है। इसके अलावा आप कोई एथिकल सप्लीमेंट उसको देना शुरू करें। मार्केट में काफ़ी सप्लीमेंट अवेलेबल हैं जिनके अंदर अमोनियम क्लोराइड रहता है, उसको आप 1.5 महीना पहले देना शुरू करें, या फिर आप अपने लोकल किसी शॉप से वो नौशादर के नाम से जो दवाई मिलती है वो ले आएँ, और वो 60 ग्राम की मात्रा आप उसको डेली चारे में या किसी भी चीज़ में देना शुरू करें। आप उसको 42 डेज़ तक कंटिन्यूअसली देंगे। नौशादर को जो है आप आटे या फिर किसी अन्य चीज़ में मिलाकर ही दें, क्योंकि ये काफ़ी बिटर टेस्ट का होता है, इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है, और अगर आप इसको सीधा डालेंगे तो पशु इसको नहीं खाएगा, इसलिए इसको किसी चीज़ में मिला के पशु को सर्व करें, उससे ज़रूर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दे इसके अलावा दोस्तों आप पशु को 2 से 3 शॉट विटामिन ई और सेलेनियम के इंजेक्शन के ज़रूर दें। विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा वो आरओपी की प्रॉब्लम में भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, वो नहीं आएगी। आप ट्राई करें कि पशु को सॉफ्ट और फ्लैट बेडिंग, यानी कि जहाँ पर आप पशु को बांधते हैं वहाँ पर आप गद्दा वगैरह डालिए, और वो जगह फ्लैट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसको ऐसी जगह पर ना लेके जाएँ जहाँ स्लोप है, जैसे नदी वगैरह में आप लेके जाते हैं, तो वहाँ पर ना लेके जाएँ। क्योंकि स्लोप वाली जगह पर जब लास्ट ट्राइमेस्टर में, इवन 5वें महीने के बाद भी जब आप स्लोप वाली जगह से पशु को लेकर जाते हैं, तो अंदर यूट्रस जो है वो शरीर के रिलेटिवली घूम जाता है, जिससे कि टॉर्जन की प्रॉब्लम पशुओं में आमतौर पर आती है। इसलिए उसकी बेडिंग की आप खास तौर पर व्यवस्था करें। इसके अलावा आप कैटल को आयोडीन ज़रूर दें। आयोडीन आप इंट्राल्यूमिनल बोलस के रूप में जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको फ्रीक्वेंटली पोटेशियम आयोडाइड उसके चारे के अंदर आप दे सकते हैं। अगर बात की जाए काविंग के बाद क्या करना चाहिए, तो पशु जब बच्चा दे देता है तो उसके 1 घंटे के अंदर आप उसे गुनगुना पानी दें, और साथ में एनर्जी ड्रिंक आप उसको गुड़ का शरबत या फिर कोई अन्य एनर्जी ड्रिंक आप दे सकते हैं। इसके अलावा उसके जो पहली मिल्किंग है वो आप 2 से ढाई घंटे के अंदर ज़रूर करें, यानी कि पशु का जो खीस रहता है उसको आप शुरू के 2 से ढाई घंटे में ज़रूर से ज़रूर निकालें। उसको आप यूट्रिन टॉनिक दें, 200 से 250 एमएल के डोज पे आप उसको यूट्राइन टॉनिक दें, और इसको आप 6 घंटे बाद दोबारा रिपीट करें। अगर आपका पशु फिर भी जेर नहीं डालता है तो आप 8 आवर के बाद पशु को एर्गोटामाइन का इंजेक्शन आप दें। जैसे आप
किसी भी कंपनी का एर्गोटामाइन ले सकते हैं, जैसे जेराउट के नाम से इंजेक्शन आता है या एर्गोवेट आता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और साथ में आप ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर अवेलेबल है तो वो भी 20 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से पशु को दें। इसके साथ में आप पशु को ल्यूटालाइज या फिर वेटमेट का इंजेक्शन जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है, आप दे सकते हैं। अगर वो पशु फिर भी जेर नहीं डाल रहा है दोस्तों, पशु को 24 घंटे हो गए हैं कविंग के और उसने जेर नहीं डाली है, तो आप कंसिडर करें कि आप मैनुअली उसको एक्सट्रैक्ट जरूर करवाएं। लेकिन ये प्रोसेस आपको 24 आवर्स के अंदर ही करवाना है। अगर 24 आवर्स के बियॉन्ड बात है तो वहां पर मैं मैनुअल एक्सट्रैक्शन की बिल्कुल सलाह नहीं देता। 24 आवर्स में आप पशु का मैनुअल एक्सट्रैक्शन अगर करवाते हैं जेर का, तो वो कम प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। प्रॉब्लम होगी लेकिन कम होगी। अगर आप उसके बाद करवाते हैं तो वो डेफिनेटली आपके पशु को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। दोस्तों, मैनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ आरओपी की अगर बात की जाए तो उसको करने के बाद आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। आप एक्सीड इंजेक्शन या फिर रेस्फुर आरटीयू जो इंजेक्शन आता है उसका आप शॉट देंगे, तो उससे पशु को पशु के जो यूट्रस रहता है उसको हील होने में और वहां पर इन्फेक्शन का ना होना, इन्फेक्शन को होने से रोकने में ये सहायता करेगा। इसके अलावा आप उसको यूट्रीन वॉश करें नॉर्मल सलाइन के साथ और इंट्रायूट्राइन थेरेपी करें। आप फ्यूरेक्स बोलस या कोई भी अन्य बोलस आप यूट्राइन के अंदर 3 से 4 दिन तक लगातार रखें। इसके अलावा एक एल्वीरा कंपनी का फर्टोन नाम से प्रोडक्ट है, जिसके अंदर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे एंजाइम्स को यूज किया है जो कि यूट्रस की हीलिंग में काफी मदद करते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके फील्ड के अंदर काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। हालांकि ये कोई प्रमोशनल नहीं है, लेकिन जिस चीज का रिजल्ट मिल रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अगर किसी और बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स के अंदर उसे लिखिए, हम जल्दी उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।